तो देखो अपन ने ये सेल साइकिल के अंदर जो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन, कैसे सेल डिवीजन क्या होता है और उसको थ्योरी के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। अब देखो सेल डिवीजन की जब हमने बात करी थी तो डिवीजन क्यों होता है कि कोई भी सेल को ग्रोथ करने के लिए डिवीजन चाहिए, मतलब वो ग्रोथ करेगा तो मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, डिवीजन कराना पड़ेगा। यानी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की अगर अपन बात करते हैं तो इसलिए डिवीजन होता है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं कि अगर कभी कभार क्या हो जाता है कि हमारी चोट लग जाती है, उस चोट को भरने के लिए डिवीजन करना पड़ता है, और नई सेल का फॉर्मेशन करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, डिवीजन। जैसे कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। 120 दिन के बाद में वो वापस से क्या करती है, आपकी डिवाइड करती है, ठीक है। तो सेल डिवीजन जो होता है हमने ये पढ़ा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट की जब हमने बात करी तो डायरेक्ट में क्या होता है कि आपके ये जो अपने जो सेल साइकिल की फेजेस होती है, G1 S G2 प्रोफेज मेटाफेज और एनाफेज टीलोफेज, ये नहीं होती, उसमें ये अकर होती। तो हमने जैसे कि एग्जांपल की जब अपन ने बात करी थी, तो इनडायरेक्ट मेथड की जब अपन बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इसके अंदर मियोसिस और एक होता है माइटोसिस, ठीक है। फिर हमने जब बात करी थी डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड की जब अपन बात करते हैं तो डायरेक्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर अपने पास में दो चीजें होती है। दो चीजें कौन कौन सी होती है, एक होता है ए माइटोसिस और एक होता है बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया जो होता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस में मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि जो नई प्रोजेनी बनती है, नई जो सेल बनती है, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इक्वल, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, हाफ। हाफ जिसमें हुआ तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन, और जिसमें इक्वल रहा उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर हाफ। क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सा ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ, कौन सा, मियोसिस। सेम रहता है किसमें, माइटोसिस के अंदर, ठीक है भाई। चले, देन हमने ये कुछ एग्जाम्पल पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि जो अपने माइटोसिस होता है दोनों ऑड और इवन दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर अपन ये बात करते हैं कि जो मियोसिस होता है वो अगर अपन ये बात करें तो हमारे जो अपन ये बात करते हैं कि जो अगर होता है अपने क्रोमोसोम जो ऐसे मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ क्या हो, क्रोमोसोम, जैसे जो 2 4 6 8 10, ठीक है ना, ऐसे 2 के मल्टीपल के अंदर जो सेल्स होती है उनके अंदर। एनिमल की अगर अपन ये बात करते हैं तो एनिमल के अंदर हमने ये देखा था कि जो सेल्स होती है दो प्रकार की होती है, एक सोमेटिक सेल और एक जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल क्या करती है, जो गैमेट का फॉर्मेशन, जैसे कि स्पर्म और ओवम। प्लांट की अगर अपन बात करते हैं तो पोलन ग्रेन, और अगर अपन बात करते हैं एग की, अपन बात करते हैं इसका फॉर्मेशन करता है। फिर हमने ये देखा था कि मियोसिस से अपने पास में क्या होता है, जर्मिनल सेल जो होती है, यानी जो यहाँ पे क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन। हायर प्लांट के अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया गया कि एक हायर प्लांट के अंदर सीड का मैच्योरेशन करवाना है तो कौन सा डिवीजन, माइटोसिस। डोरमेंसी को ब्रेक करना है, डोरमेंसी को मतलब ये सीड जब क्या करेगा, अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर क्या होता है, सीड रहता है, उसको ब्रेक करने का काम कौन करवाता है, माइटोसिस। लेंथ को इंक्रीज करना है, माइटोसिस। विड्थ को इंक्रीज करना है, माइटोसिस। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन करना है तो मियोसिस। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई यहाँ पे देखो, जैसे कि स्टेमन के अंदर अपन ये बात करते हैं पोलन ग्रेन का क्या होता है फॉर्मेशन, ये किससे होता है, मियोसिस से। ये पिस्टल के अंदर हम ये बात करते हैं एग का, जो अपन बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट जो बनेगा, उसके अंदर भी किसका यूज आएगा, अपन ये बात करते हैं मियोसिस का यूज आएगा, ठीक है। ये चीज थी। फिर हमने ये देखा इसके अंदर, ये जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं कि एक आपको एग्जांपल बताया था कि सबसे बेस्ट कौन सा है कि जहां पे अपन माइटोसिस की स्टडी करें, वो क्या है, रूट टिप। और मियोसिस की स्टडी के लिए एंथर जो होता है बेस्ट, क्योंकि उसका नंबर क्या होता है, ज्यादा। फिर हमने लोअर प्लांट पे देखा था, लोअर प्लांट के अंदर जो होता है मियोसिस जो होता है वो कहां पे देखा जाता है, जाइगोट के अंदर, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। देन हमने ये बात करी थी कि ये एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ऐसा एनिमल बताना है आपको जिसकी हैप्लॉइड सेल में क्या होता है, माइटोसिस। तो ऐसा कौन सा होता है, ड्रोन। ड्रोन मतलब बोले तो मेल हनी बी, यानी अगर अपन ये क्रोमोसोम की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, आपके फीमेल के पास में क्या होते हैं, डिप्लॉइड होती है 32, और मेल के पास में कितने हो जाएंगे, इसके आधे कितने हो जाएंगे, 16। अब इसको क्या बनाना है कि इसको गैमेट बनाना है, तो ये क्या करेगा, माइटोसिस। तो यानी अब इस ये जो माइटोसिस जो हुआ है वो कौन सी सेल में हुआ, हैप्लॉइड सेल के अंदर। और कौन सी हैप्लॉइड सेल, ड्रोन जो है खुद एक तरीके का हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। देन अगर अपन ये बात करें कि अपन ने एक चीज पूछी थी कि या फिर एक चीज पढ़ी थी कि सेल सेल को कब लगता है कि उसको डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो जब अपन ये बात करते हैं किसके बेसिस पे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, उसके लिए हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसको अपन बोलते हैं कर्नप्लास्ट थ्योरी। तो हमने ये पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ सेल होता है। कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और सेल को कंट्रोल कर पा रहा है तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको स्मॉल सेल और लार्ज सेल के बताया था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ सेल, फिर उसमें से माइनस कर करके मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। ये हमने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा था,
और आपके एनसीईआरटी के अंदर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ना लिख करके आपके क्या लिख रखा है, ये साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो लिख रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, वीएन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ सेल में से अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बनेगा। ये हमारे पास में क्या है, पूरी की पूरी सेल। एग्जाम्पल की जब हमने बात करी थी तो कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल था, ये हमने लार्ज सेल पढ़ी थी, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा अपन ने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को यूज कर करके। देन हमने ये बात करी थी कि ये जो एप्लीकेबल नहीं होता कौन सी, मेरिस्मेटिक सेल और क्लीवेज सेल के ऊपर, यानी क्लीवेज डिवीजन जो होता है वहां पे नहीं होता। फिर सरफेस वॉल्यूम रेशियो आपको बताया था कि जिसका मेम्ब्रेन ज्यादा, यानी मेम्ब्रेन ज्यादा तो उसके अंदर न्यूट्रिशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एक तरीके से। तो वो चीज के रिलेटेड मैंने आपको एक सेल से, स्मॉल सेल है इसका, मैंने टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बेसिस पे बताया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया तो कम न्यूट्रिशन मिलेगा, इसलिए इसको डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। अल्टीमेटली हमने ये बोला था कि डिवीजन जो होता है वो आपके, ये थ्योरी जो सारी बोलती है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, डिवीजन होगा या नहीं होगा किस पे डिपेंड करता है, जेनेटिक कंट्रोल पे। जेनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, डीएनए डीएनए बनाएगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी, सीडीके और साइक्लिन प्रोटीन। तो सारी थ्योरी ये बोलती है कि जो लार्ज सेल होती है वो डिवाइड करेगी, लेकिन जो आपके ये अपने एनसीईआरटी क्या बोलती है, फिर बाद में पता चला कि प्रोटीन के बेसिस पे। तो इसको प्रूव डिसप्रूव कैसे करते हैं कि मेरिस्मेटिक सेल एक छोटी सेल है लेकिन डिवीजन करती है, लेकिन नर्व सेल जो होती है सबसे लार्जेस्ट सेल डिवाइड नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि नर्व सेल के पास में एक तो सेंट्रियोल नहीं होता और सीडीके प्रोटीन नहीं होती। फिर हमने ये देखा कि जैसे मान लो कि एक सेल है जिसके अंदर सीडीके और साइक्लिन नहीं है, एक सेल है जिसमें सीडीके और साइक्लिन है, तो ये सेल क्या करेगी, इस प्रोटीन होने की वजह से डिवाइड करती है। तो हमने क्या करा, इसके साइटोप्लाज्म को आइसोलेट करा, एक नॉर्मल सेल के अंदर ट्रांसफर करा जिसमें साइक्लिन और सीडीके नहीं होता, इसके अंदर जैसे ही ट्रांसफर करा तो इसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी देखी गई, ठीक है। फिर हमने लास्ट में ये कुछ फेजेस पढ़े थे। अब इस फेजेस के अंदर हमने लिखा था कि जो सेल के अंदर ज्यादातर जो समय होता है वो कौन सा होता है, इंटरफेस, और जो थोड़ा सा समय जो होता है वो क्या होता है, एम फेज होता है, ठीक है। इसी से अपन स्टार्ट करते हैं। तो अगर अपन ये सेल साइकिल की अगर अपन ये बात करें, ठीक है, सेल साइकिल की बात करते हैं, तो ये जो एक बेसिकली ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस होती है। अभी आप इसको देखो, ऐसा थोड़ी ना है कि ये जीवन कंप्लीट होने के बाद में सेल को रोक दिया गया कि रुको भाई ऐसा नहीं होगा, आगे नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखो, तो इसको एक ऐसे अपन एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कि ये आपका एक पूरा का पूरा प्रिपरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। प्रिपरेशन के प्रोसेस के अंदर आप ज्यादातर समय क्या करते हो, तैयारी करते हो, यानी आप अलग अलग फेजेस से गुजरते हो और एक दिन आपको पेपर देने को मिलता है। उस पेपर के अंदर अगर आपने ये तैयारी सही करी है तो पेपर सही होगा, और सही होगा तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो तैयारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके पेपर से पहले, यानी हर पेपर से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती। तो सेल को भी उसी सेल को डिवाइड किया जाएगा जो सही तरीके से तैयारी करेगी। इसने तैयारी सही करी यहाँ पे, फिर तैयारी यहाँ पे सही हुई, यहाँ पे सही हुई, जैसे ही इसमें गया, हाँ चलो भाई अब डिवाइड कर देते हैं। कहीं पे भी इसने गड़बड़ी की, चाटा मार करके इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, कि निकलो यहाँ से बाहर। बात समझ में आ गई। तो ये भी आपका जीवन काल भी इसी तरीके का है। आप ये पूरे साल भर क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो, लेकिन कहीं पे भी आपने मक्कारी करी, ठीक है ना, तो आप क्या हो जाओगे, आउट। आपको आउट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन कौन है आपको, सेल के लिए तो आउट करने वाले बहुत कुछ है, तो लेकिन आपको आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन ये बात करते हैं तो सेल साइकिल क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेज है, यानी यहां पे क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस होती है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस होती है जो कि दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। टू पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है, ठीक है। दो पार्ट की अगर अपन ये बात करें तो जो इसके अंदर पार्ट होते हैं, एक होता है इसके अंदर इंटरफेस और एक होता है इसके अंदर एम फेज होता है। क्या इतनी बात समझ में आई, एक कौन सा होता है, इंटरफेस, और एक होता है एम फेज। जब अपन इंटरफेस की जब अपन बात करते हैं तो इंटरफेस कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, तीन स्टेजेस में, एक होता है G1, एक होता है इसमें S, और एक होता है G2। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी, G1, S और G2। अगर अपन एम फेज की अगर अपन बात करते हैं तो एम फेज भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है इसमें कैरियो काइनेसिस और एक होता है इसके अंदर साइटो काइनेसिस, ठीक है भाई। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो अगर अपन ये बात करें, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है,
न्यूक्लियस डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यानी एक चीज हमारे को समझ में आई कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस है जिसमें सबसे पहले सेल क्या करेगी? अपनी ग्रोथ पे ध्यान देगी, यानी प्रोसेस सारे के सारे जीवन करेगी, एस करेगी, G2 करेगी, इसमें सारा का सारा प्रिपरेशन होगी। उसके बाद में सबसे पहले इसके न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाएगा। कर दिया डिवाइड। न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाएगा तो उसको किसको डिवाइड कर देंगे? उसके साइटोप्लाज्म को। तो एक सेल से क्या बन जाएगी? दो सेल बन जाएगी। ठीक है। अब ये जो चीजें होती है, जैसे कि अगर अपन ये बात करें, ये एक पूरा का पूरा सीक्वेंस है जिसको अपन को इसी तरीके से पढ़ना है। अब इसमें एक चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है। सेल जो है, सेल साइकिल का ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें, अब सेल साइकिल क्यों बोला? देखो, जहां से ये वापस से घूम कर करके सेम स्टेज के ऊपर वापस आए, साइक्लिक मैनर के अंदर है। ठीक है ना, यहाँ पे साइक्लिक मैनर के अंदर। तो ड्यूरेशन की जब अपन बात करते हैं तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, ये ड्यूरेशन जो होता है, यानी ये कौन सेल कितनी देर में डिवाइड होगी, ये डिपेंड करता है सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो ये वेरी करता है, वेरी सेल टू सेल, और दूसरा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये चीज ध्यान रखना। अभी अपन कुछ एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि ये जो अपने पास में सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, ये दो चीजों पे काम करता है। कौन सी सेल कितनी तेजी से डिवाइड होगी, यानी किस सेल को जल्दी डिवाइड करना है, और कौन से ऑर्गेनिज्म को अपना मल्टीप्लीकेशन ज्यादा करना है। ठीक है, चले भाई आगे अपने। चलो, चलो अब अपन ये बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन ह्यूमन सेल। ठीक है, ह्यूमन की सेल को लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सेल का जो सेल साइकिल का जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन है वो है 24 आवर्स। ठीक है, तो सेल साइकिल अगर अपन ये ह्यूमन की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए, मतलब सेल साइकिल चलाने के लिए 24 घंटे चाहिए। अब कहा जाता है कि जो ये ह्यूमन की जो सेल है 24 आवर में से अगर अपन बात करें 95% वो होता है इंटरफेस। ठीक है, और लेस देन 5% जो होता है वो होता है एमफेस। तो आप एक चीज नोटिस करो कि अपनी सेल जो होती है ज्यादातर किस में रहती है? इंटरफेस में रहती है, और लास्ट का कुछ 5% जो होता है वो किस में चली जाती है? आपके एमफेस में। अब इसको अगर परसेंटेज को अगर अपन आर के अंदर कन्वर्ट करें तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं 23 घंटे के आसपास में सेल क्या करेगी? इंटरफेस में रहेगी, और लास्ट का जो 1 घंटा जो होगा उसके अंदर ये क्या कर लेगी? डिवाइड कर लेगी। क्या बात क्लियर है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है आपसे, तो इसको ध्यान रखना। दूसरा जो आता है अपने पास में, जैसे कि अगर अपन बात करें हीस्ट। ठीक है, हीस्ट की सेल, हीस्ट एक तरीके का क्या है? फंगस है। अब इस फंगस की सेल को डिवाइड करने के लिए कितना चाहिए? 90 मिनट की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? यानी इसको 90 मिनट चाहिए होते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। अब आते हैं अपन एक बैक्टीरिया के ऊपर जिसको अपन बोलते हैं ई कोलाई बोलते हैं। ठीक है, अब ई कोलाई की जब अपन बात करते हैं तो ई कोलाई का जो डिवीजन का टाइम है वो है 20 मिनट। लेकिन खास बात यह है कि इसके अंदर रेप्लिकेशन जो होता है 18 मिनट तक चलता है। यानी रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? डीएनए का डबल होना। तो अगर इसकी रेप्लिकेशन की अगर अपन बात करें तो वो होता है करीब करीब 18 मिनट। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं। अब कंफ्यूजन होता है कि आपको कि भाई यार 20 मिनट के अंदर तो डिवाइड हो जाती है, 18 मिनट के क्या है, क्या बात कर रहे हैं? तो जो 18 मिनट दे रखा है वो इसका रेप्लिकेशन का टाइम है, और 20 मिनट जो दे रखा है वो क्या है? इसका डिवीजन का टाइम। यानी 18 मिनट तक ये जब से सेल जब चलना स्टार्ट करेगी, सेल साइकिल में एंटर करेगी, तो उसका 18 मिनट तक रेप्लिकेशन चलेगा, और अगले ही 2 मिनट के अंदर क्या हो जाएगी? सेल जो रेप्लिकेट हो करके डिवाइड भी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ये चीज जो रहता है वो अपने पास में सेल साइकिल का प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब सेल साइकिल की अगर अपन ये बात करते हैं तो हमने ये पढ़ रखा है कि कुछ फेजेस होते हैं। जैसे कि सेल साइकिल की अगर फेजेस की अगर अपन बात करें तो फेजेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले G1, देन S, देन G2, देन ये क्या जाएगा? M। ठीक है, इतनी बात समझ में? अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी फेज होती कौन सी? ठीक है, अब देखो ये क्या है, सबसे बड़ी फेज जो होती है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लगाना क्या है? G1। G1 जो होती है सबसे बड़ी फेज होती है। ठीक है ना,
तो अगर अपन ये बात करें लॉन्गेस्ट फेज की, अगर अपन बात करें फेज की, वो होती है जीवन, मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर क्या होती है, जीवन होती है। अब जीवन होती, लेकिन अगर अब ये पूछा जाए कि एस फेज अगर मान लो सबसे छोटी नहीं हो सकती क्या, मतलब अगर मान लो कि हम ये बोले जीवन बड़ी कर दो, G2 बड़ी कर दो, एम फेज में डिवाइड होता है उसको बड़ी कर दो और एस को छोटी कर दो। देखो एस फेज में ध्यान रखना, एस फेज में होता है रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी एरर आ गया तो होने के चांसेस, म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा होता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि एस फेज का जो टाइम होता है, एस फेज का जो टाइम होता है वो हम क्या बोलते हैं, नॉट शॉर्टर। इसको छोटा नहीं कर सकते अपन। ठीक है, छोटा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि रेप्लीकेशन के अंदर एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं रेप्लीकेशन एरर को प्रिवेंट करने के लिए एस फेज को अपन छोटा नहीं करते। इतनी बात समझ में आई, सवाल समझ में आ गया। इसी के साथ में अपन ये बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सेल है कि जिसके अंदर G1 और G2 जो होते हैं सबसे नेग्लिजिबल या फिर एब्सेंट ही होते हैं। तो देखो ऐसा होता है कि जिन सेल के अंदर फास्ट डिवीजन होता है उस सेल के अंदर हम, जो आपकी बॉडी क्या करती है, G1 और G2 का टाइम क्या कर देती है, छोटा कर देती है, लेकिन S को उतना ही रखती है। क्यों, S में क्या होगा, रेप्लीकेशन, और रेप्लीकेशन में एरर नहीं होना चाहिए। तो मैं एक नोट लगा करके पॉइंट लिख देता हूं, वो चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे कि अगर अपन बात करें क्लीवेज डिवीजन, ठीक है, क्लीवेज डिवीजन किस में देखा जाता है, जाइगोट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये बात करते हैं, इसके अंदर जो G1 और G2 जो होती है उसको अपन क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, या फिर अपन बोल देते हैं एब्सेंट। ठीक है, तो ऐसी सेल जिसके अंदर फास्ट डिवीजन होता है, ठीक है ना, तो हम ये बात करते हैं दोस सेल हैविंग डिवीजन रेट फास्ट, रेट जो है फास्ट है। ठीक है, जिसमें फास्ट होता है तो उसमें होता यह है कि उसमें G1 एंड G2 को, ठीक है, या तो हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, या फिर और एब्सेंट कर देते हैं। अब चाहे आपसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, तो अपन क्वेश्चन कर लोगे। तो अगर सवाल में जो पूछ रखा है, आपको तीनों सेल के मैंने जो एनसीईआरटी का डेटा है वो लिखा दिए, हो सकता है अलग अलग चैप्टर में हर जगह अपन ने एक साइज में लिख लिया, फिर हमने कुछ बात कर ली, फिर हम ये कर ले। अगर आपसे कभी भी ये पूछे सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, G1 लगाना, ठीक है ना, ई कोलाई की पूछे, किसी की भी पूछे, तो ज्यादातर समय क्या होती है, सेल अपने, अगर अपन ये बात करते हैं ग्रोथ के अंदर रहती है। तो एक अपन एक ऑर्डर भी लिख लेते हैं, जैसे ऑर्डर की अगर अपन बात करें, ठीक है, ऑर्डर सबसे बड़ा कौन होगा, G1, फिर S, फिर G2, देन M। ठीक है भाई, ये चीज हो गया अपने पास। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ अपन ये बात करते हैं कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप कोई भी बुक सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ऐसा क्वेश्चन अपने को मिलेगा। अब सबसे पहले अपन ये स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इंटरफेस से। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर इंटरफेस। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे इंटरफेस। चलो, अब देखो इंटरफेस होता क्या चीज है, उसको एक चीज समझो। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल की अपन बात करते हैं, ये एक सेल है, ठीक है, अब इस सेल को ग्रोथ करना है तो सबसे पहले कहां पे जाएगी, इंटर फेज में जाएगी। यानी इंटरफेस का कुल मिलाकर के मतलब क्या है, इस पूरे के पूरे फेज में क्या होगी, ग्रोथ होगी सेल की। अब ग्रोथ होने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका साइज पहले से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब जैसे ये साइज इंक्रीज हुआ, सारी चीजें कंप्लीट हुई, तो इसको ये किस में एंटर करेगी, एम फेज में। और एम फेज में क्या हो जाएगा, इसका डिवीजन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे
2 सेल बनेंगे, ठीक है। अब इन्हीं में से कोई एक सेल वापस से क्या करेगी, एंटर करेगी किसमें, एम फेज के अंदर। ये अभी कौन सी फेज में जाएगा, जैसे कि अगर अपन ये बात करें, ये फिर से इंटरफेस में जाएगा, ये इंटरफेस है, और इंटरफेस में जाने के बाद में इसका फिर से क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, ये साइज इंक्रीज हो गया। साइज इंक्रीज होने के बाद में ये कौन सी फेज में वापस से एंटर करेगी, एम फेज के अंदर, ये एम फेज है, ठीक है। देन इसके बाद में जैसे ही एम फेज आया, एम फेज में जाने के बाद में ये सेल क्या कर लेगी, आपके आगे डिवाइड, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगर मैं इंटरफेस की डेफिनेशन बनाऊं, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि दो एम फेज के बीच का जो अंतराल होता है, उसको इंटरवल जो होता है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एम फेज। बात समझ में आ गई। दो सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि लगातार चलने वाला। तो अगर अपन ये बात करते हैं, इंटरफेस होता क्या है, ठीक है, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, ठीक है भाई। सबसे पहला सवाल तो ये क्लियर होता है कि इंटरफेस की अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, दो जो आपके एम फेज, सक्सेसिव एम फेज जो होता है, उसके बीच के अंतराल को अपन क्या बोलते हैं, ये चीज बोलते हैं। अब इंटरफेस की जब अपन बात कर रहे हैं, तो 95% जो टाइम है, ठीक है, जो सेल है वो किस में रहती है, 95% जो पार्ट ऑफ सेल साइकिल है वो कौन सा है, इंटरफेस। 95% पार्ट बोल देते हैं अपन, ठीक है। अब इस, जब ये अपन ये बात कर रहे हैं कि जब साइंटिस्ट ने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में इसके अंदर कुछ ज्यादा हलचल नहीं दिखाई दी। हलचल का मतलब ये होता है कि कुछ ज्यादा इतना प्रोसेस दिखाई नहीं दिया। तो साइंटिस्ट ने बोल दिया कि ये एक ऐसी फेज है, सेल ज्यादातर समय क्या रहती है, रेस्टिंग स्टेज में रहती है। रेस्टिंग का मतलब ये होता है कि ज्यादा कुछ कर नहीं रही, लेकिन रेस्टिंग स्टेज का मतलब ये नहीं है कि यहां पे बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रही, तो रेस्टिंग, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये क्या होता है कि यहां पे रेस्टिंग के साथ साथ में सेल क्या होती है, मोस्ट एक्टिव फेज भी अपन बोलते हैं। मोस्ट एक्टिव क्यों, कि यहां पे क्या होता है, एटीपी का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये सबसे मोस्ट एक्टिव फेज है। क्यों, क्योंकि यहां पे एटीपी कंजप्शन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है। तो एटीपी का कंजप्शन क्या होता है, यहां पे ज्यादा होता है रेस्टिंग फेज, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ इसमें ऑब्जर्व नहीं होता, इस कारण से बोला। लेकिन बाद में देखा गया एटीपी का ऑब्जर्वेशन, तो सबसे एक्टिव फेज बोला, तो नाम तो याद रहेगा। इंटरफेस को क्या क्या बोलते हैं, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का गैप, ठीक है। 95% पार्ट है, रेस्टिंग फेज है हो गया, और मोस्ट एक्टिव फेज। ये कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, सबसे ज्यादा एक्टिव फेज कौन सी होती है, दिखता नहीं है, ठीक है, ये चीज है। अब आगे अपन बात करते हैं इसमें सबसे पहली फेज, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरफेस की G1 फेज बोलेंगे। ठीक है भाई, जीवन फेज की अपन बात करते हैं। तो जीवन के लिए अपने अलग अलग नाम बोलते हैं। जीवन के लिए अगर अपन ये बात करें, तो आप मेरे को ये बताओ कि जीवन किसके बीच का अंतराल हो सकता है, एक एम फेज और एस फेज। एम फेज और एस फेज के बीच का क्या है, इंटरवल है। तो यहां लिख लेते हैं अपन, इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, ठीक है भाई, इंटरवल बिटवीन एम फेज और एस फेज। अब इसका एक और भी तो अपन ये बोल सकते हैं कि एम फेज की बाद की जो अवस्था होती है, एम फेज के बाद की जो फेज होती है, उसको अपन जीवन फेज बोलते हैं। तो पोस्ट एम फेज भी बोल सकते हैं, और एस फेज से पहले की फेज हो सकती है, तो इसको अपन एक और नाम से भी जान सकते हैं, प्री एस फेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, प्री एस फेज बोलो। और ये एक पहली ऐसी फेज है जिसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी, तो हम क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलेंगे। पहली ग्रोथ फेज होगी ये, पोस्ट एम फेज भी बोल सकते हैं, और इसको अपन फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं। पहली बार गैप आएगा, जैसे सेल साइकिल को देखोगे तो पहली बार गैप आएगा, तो इसके अंदर पता चला। तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं, एम फेज के बाद की है तो बाद को अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट। एस फेज से पहले की है तो अपन क्या बोलते हैं, प्री।
और जो आपके पहली बार इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट होगी सेल के अंदर, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट ग्रोथ। और पहली बार सेल साइकिल के अंदर यानी एम फेज में पहला गैप आएगा तो उसको अपन बोलेंगे गैप फेज। इतनी बात समझ में आएगी। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स है जो इससे अपने को अलग अलग क्वेश्चन तरीके से पूछा। आपको जीवन भी बोल सकता है, पोस्ट एम फेज भी बोल सकता है, प्री एस फेज भी बोल सकता है, और ये चीज। अब ये देखते हैं कि सेल इस फेज के अंदर होता क्या क्या चीज। अगर अपन इवेंट की अगर अपन ये बात करें तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला इवेंट होता है जिसके अंदर ये यहाँ पे कहा जाता है जीवन फेज में आरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। आरएनए एक तरीके का क्या है, मैसेज स्ट्रक्चर भी करता है। तो जब तक मैसेज बनेगा, हर चीज को क्या चाहिए, एक मैसेज चाहिए। तो मैसेज को तो अपन को पहले बनाना पड़ेगा। तो अपन ये बात करें यहाँ पे, यहाँ पे तो इसके अंदर हेडिंग लगाओ यहाँ पे इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो इवेंट की सबसे अपन बात करें तो सबसे पहला काम होता है यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस जो होता है वो जीवन फेज के अंदर देखा जाता है। अब जब आरएनए बनेगा तो प्रोटीन भी तो बनेगा। तो यहां पे आरएनए के साथ साथ में हम ये बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। तो आरएनए सिंथेसिस हुआ और प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ में हम ये बात करते हैं कि ज्यादातर जो ऑर्गेनल होते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनल यहां पे क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल डबल, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल क्या हो जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल यहां पे क्या हो जाते हैं, डबल। मैक्सिमम बोल रहा हूं आपको, अभी बीच में जहां पे आएगा मैं कुछ और भी बोलूंगा। तो लेकिन आपसे अगर ये पूछ ले ज्यादातर ऑर्गेनल कहां डबल हो जाते हैं, जीवन के अंदर। अब यहां पे एक एंजाइम की अपन बात करते हैं। आगे एस फेज के अंदर होने क्या वाला है, डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो उसका भी अपन सिंथेसिस कर लेते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है भाई। सिंथेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब डीएनए से डीएनए बनाने के लिए तो हमारे को न्यूक्लियोटाइड की भी तो जरूरत पड़ती है। न्यूक्लियोटाइड बोले तो, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होता है, देखो एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जैसे एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी की फुल फॉर्म गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब डीएनए बनाना है तो उसके लिए आगे क्या लगा देंगे अपन, डीऑक्सी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस भी क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीजेस। और जब इस सेल को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब आप ये चीज देखें कि भाई जो साइटोप्लाज्म का अगर वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो सेल ने क्या किया होगा, ग्रोथ तो की होगी। तो यहां पे क्या चलती है, अपन ये बोलते हैं सेल की ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ होती है। इतनी बात समझ में आई। तो क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे, आरएनए का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑर्गेनल कहां पे डबल होते हैं, जीवन फेज में। डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस कहां पे होता है, जीवन फेज में। न्यूक्लियोटाइड कहां पे बनते हैं, जीवन फेज में। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज कहां पे हुआ सबसे पहली बार, जीवन फेज में। सेल ग्रोथ कहां पे हुई, जीवन फेज में। इतनी बात पल्ले पड़ी। तो ये कुछ हमारे पास में इवेंट होते हैं जो कि जीवन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें सेकंड जो इवेंट है वो है, अगर अपन बात करें एस फेस, हेडिंग लगाएंगे एस फेस। ठीक है भाई, एस फेस की अपन बात करते हैं, ठीक है। अब एस फेस को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, देखो सबसे पहला एस का मतलब होता है सिंथेसिस, किसी ना किसी चीज का तो फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं, अगर अपन ये बात करें सिंथेसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बताओगे किसका प्री और किसका पोस्ट, ठीक है। प्री और पोस्ट का मतलब समझ गए,
किससे पहले आ रहा है और किसके बाद में आ रहा है। ठीक है, बताओ भाई इसके अंदर पोस्ट G1 और प्री G2। तो पोस्ट G1 फेज बोल सकते हैं और प्री G2 फेज बोल सकते हैं। अच्छा इंटरवल बताओ किसके बीच का इंटरवल हो सकता है ये, G1 और G2 के बीच का इंटरवल। तो इंटरवल बिटवीन G1 एंड G2 फेस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, G1 और G2 का फेस का इंटरवल होता है। अब इसके भी अपन इवेंट की अगर अपन बात करें तो क्या क्या से इवेंट होते हैं यहाँ पे, इवेंट्स की। ठीक है, इसके इवेंट की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन का अगर मतलब से समझे, मान लो कि ये हमारे पास में ये एक डीएनए था, ठीक है। जब ये फेज कंप्लीट होने वाली होगी उससे पहले पहले क्या हो जाएगा, दो डीएनए बन जाएंगे। तो एक डीएनए से यहां पे ऐसा होगा, ये ऐसे दो डीएनए हो गए। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए का क्या हो गया, अगर अपन ये बात कर सकते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा डीएनए, जैसे मान लो कि ये आपको सिखाने के लिए ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर अगर अपन ये बात करें, ये एक अगर मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर इसके पास में ये इसका डीएनए पड़ा है, ठीक है। अब इसके पास में अपन ने ये पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल के पास में एक ऑर्गेनल भी होता है ऐसा, जिसकी दो मेम्ब्रेन होती है और अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी बोलते हैं। एक ऑर्गेनल और होता है जिसको अपन बोलते हैं, अगर प्लांट सेल है तो इसके पास में एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होगा, जिसके अंदर भी एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं या प्लास्टिड बोलते हैं। तो हमारे पास में डीएनए की जब अपन बात करते हैं तो डीएनए हमारे पास में एक डीएनए यहाँ है, एक यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होगा, यहाँ पे भी सर्कुलर डीएनए होगा। तो ये कौन सी डीएनए की रेप्लिकेशन की बात कर रहा है, बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना, इस इवेंट में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किसके होता है, न्यूक्लियस के डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अब ये सवाल आता है साइटोप्लाज्म के डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पे होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनल कहां पे, ये और ये दोनों के दोनों क्या है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए। इसका डीएनए का रेप्लिकेशन कोई भी फेज में हो सकता है, ठीक है ना। तो हम ये बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है किसी भी फेज में हो जाता है, ये जो होता है रेप्लिकेशन, इसका रेप्लिकेशन इन एनी फेज, किसी भी फेज के अंदर क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म के डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर है कि कौन से डीएनए का हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब डीएनए से डीएनए बना दिया, डीएनए को पैक करने के लिए भी तो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो कभी कभार अपन क्या होता है, क्वेश्चन में भूल जाते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पे होता है। तो जहां डीएनए बनेगा वहीं पे क्या बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन। तो पैकेजिंग की अगर अपन बात करें तो वो कहां, वो पैकेजिंग के लिए क्या होता है, हिस्टोन सिंथेसिस भी यही होता है। तो हिस्टोन सिंथेसिस की अपन बात करें तो वो भी कहां पे होती है, G1 सॉरी एस फेज के अंदर होती है। अब एक ऑर्गेनल होता है यहाँ पे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जानते हो, जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ऐसे सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे दो। अब ये दोनों सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर को साथ में मिला दे तो ये क्या बन जाता है, सेंट्रोसोम। और एक को क्या बोले अपन, सेंट्रियोल, ठीक है। ये क्या है, पूरा का पूरा सेंट्रोसोम है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, सेंट्रियोल। तो इधर क्या होता है कि अब डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, डीएनए डबल हो चुका है, आगे जाकर के हमको इस डीएनए को अलग अलग सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। तो इस सेल डिवीजन के प्रोसेस में हम ये बोलते हैं सेंट्रियोल का होना बहुत जरूरी है एनिमल सेल में। और सेंट्रियोल करता क्या, स्पिंडल फाइबर फेंकता है, ठीक है, याद है। तो यहां पे ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ रखा है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है, सेंट्रियोल का
डुप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा जाता है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन सी फेज में देखा जाता है, एस फेज के अंदर देखा जाता है। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, ये चीज होती है। देन इसके बाद में अगर अपन ये बात करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो पॉइंट है कि भाई साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। तो साइटोप्लाज्म हुआ तो सेल की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, सेल की ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे भी क्या देखी जाती है, सेल ग्रोथ। और जब यह डीएनए बन रहा था तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आरएनए भी बनता रहता है। तो लास्ट में हम ये बात बोलेंगे, आरएनए सिंथेसिस जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, वो हर फेज में देखा जाता है, क्योंकि बिना आरएनए के लिए तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि सारी की सारी चीज मैसेज से जाके कनेक्टेड, और मैसेज का काम कौन कर रहा होगा, आरएनए कर रहा होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, सेल की ग्रोथ होती है, ये सब चीजें अपन देखी जाती है। चले भाई आगे, लिख लिया सबने, ठीक है। चलो अब आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर G2 फिर। तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर G2, ठीक है, G2 फेस। अब आप लोग मेरे को बताएंगे किसके बीच का इंटरवल, प्री पोस्ट चीजों के बारे में। सबसे पहले बताओ इंटरवल किसके बीच का है, इंटरवल, इंटरवल बिटवीन कौन सी फेज का, एस फेज और एम फेज का, एस फेज एंड एम फेज, ठीक है भाई, एस फेज और एम फेज का इंटरवल है। किसके पोस्ट और किसका प्री, पोस्ट एस फेज, पोस्ट एस फेज और प्री एम फेज, ठीक है भाई। कौन सा ग्रोथ होगा यहाँ पे, दूसरी बार ग्रोथ होगी तो सेकंड ग्रोथ फेज, इसको अपन सेकंड ग्रोथ फेज, और दूसरी बार गैप आया है तो हम क्या बोलेंगे, गैप फेज 2 भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड ग्रोथ फेज बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, सेकंड गैप फेज बोल सकते हैं। सेकंड ग्रोथ फेज और सेकंड एस फेज बोल सकते हैं, ठीक है भाई। चले आगे, अब वहीं इसके इवेंट की अपन बात करते हैं, जो अपन को याद भी रखना है, इवेंट की अपन बात करते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाओ इवेंट्स। सबसे पहले इवेंट की अगर अपन बात करें तो यहां पे एक इवेंट देखा जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस। ट्यूबुलिन प्रोटीन याद है अपन ने लिखा थे, फिलामेंट, अपन ने जो साइटोस्केलेटन पढ़ा था, साइटोस्केलेटन के अंदर अपन ने 3 तरीके के फिलामेंट पढ़े थे, ठीक है ना। तो उसमें से अपन ने ये पढ़ा था कि उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होना जरूरी है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस। माइक्रोट्यूब्यूल याद आ रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल अपन ने पढ़ा था, 13 माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं रिंग लाइक अरेंजमेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपने ट्यूबुलिन प्रोटीन, 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन कन्वर्ट होकर के माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करती। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन से होगा क्या, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है भाई। स्पिंडल फाइबर का क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन। सेल की ग्रोथ कंटिन्यू चल रही है और साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होगा। तो हम ये बात करते हैं यहाँ पे, सेल की ग्रोथ होगी, और किस वजह से होगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक, साइटोप्लाज्म यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है कि क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही, ठीक है। अब एक लाइन बोलता हूं, सही है कि बताना, सेल ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है। और जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस समय पे भी क्या चलता है, अपने पास में सेल ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा होता है, हमने देखा।
तो एक नोट लगा करके पॉइंट लिख लो यहां पे, ठीक है, इसमें लिख लो सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस process. Cell growth is continuous process while replication take place on specific stage या फिर specific phase, जिसको अपन क्या बोलते हैं S phase, and अपन बोलते हैं replication takes place, ठीक है ना। रेप्लीकेशन जो होता है एक पर्टिकुलर फेज में होता है, एट पर्टिकुलर फेज, जिसको अपन बोलते हैं दैट इज एस फेज, ठीक है भाई, एस फेज, ठीक है, एस फेज भी अपन बोलते हैं इसको। चलिए आगे, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता देता हूं जो क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे पहले अपन बात करते हैं आरएनए सिंथेसिस का। आरएनए सिंथेसिस जो होता है वो भी क्या होता है कि तीनों की तीनों फेजेस में देखे जाता है। तो आरएनए फेज भी क्या होता है, अगर ऑब्जर्व की बात करें, ऑब्जर्व इन ऑल थ्री फेजेस, तो मैं यहां लिख देता हूं आरएनए सिंथेसिस ऑब्जर्व्ड इन ऑल थ्री फेजेस। आरएनए सिंथेसिस जो होता है ऑब्जर्व होता है ऑल थ्री फेजेस के अंदर, और आरएनए बन रहा है तो प्रोटीन भी बनेगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी कहां पे देखा जाता है, ऑल थ्री फेजेस। प्रोटीन सिंथेसिस ऑब्जर्व्ड इन ऑल थ्री फेजेस, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है तीनों फेजेस में देखा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए कंटेंट से रिलेटेड, उसको अपन देखते हैं पहले। इन चीजों को अपन फटाफट से अपन रिवाइज भी कर लेते हैं और तुम बताते भी जाना, ठीक है। तो अगर अपन ये बात करें, सबसे पहले अपन ने क्या देखा, जीवन फेज देखा, ठीक है। जीवन फेज के अंदर अगर अपन बात करें किसके बीच का इंटरवल, एम और एस, पोस्ट एम फेज, प्री एस फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर गैप फेज। क्या क्या चीज होती है, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, मैक्सिमम ऑर्गेनल डबल, आरएनए मतलब डीएनए पॉलीमरेज का डुप्लीकेशन या फिर सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ गया और सेल ग्रोथ बढ़ गई। फिर हमने एस फेज देखा जिसमें हमने बोला डीएनए का रेप्लिकेशन, कौन से डीएनए का, न्यूक्लियस के। साइटोप्लाज्म का डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। पैकेजिंग की अपन ने बात करी तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, सेल ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर, हमने जीवन G2 की बात करी, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, सेल की ग्रोथ हुई और साइटोप्लाज्म बढ़ा। सेल की ग्रोथ की हमने बात करी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रेप्लिकेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है, और आरएनए सिंथेसिस जो होता है अपने को ऑब्जर्व होता है तीनों फेज में, प्रोटीन सिंथेसिस होता है तीनों प्रोसेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अपन एक चीज अपन बात करते हैं इसके अंदर, डीएनए कंटेंट से थोड़ा बहुत रिलेटेड, ठीक है। हालांकि ये अपन बात एस फेज की कर रहे हैं, लेकिन मैं यहां पे आपको सिखा देता हूं। चलो इसको अपन नए पेज से लेते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारे पास में सेल है। अब इस सेल की अगर अपन ये बात करें, ठीक है, इसको मान लो जीवन फेस, ये मान लो एस फेस, ये मान लो G2 फेस, और ये है एम फेस। और इसमें एक पर्टिकुलर फेज में हम बात करेंगे यहां पे, इसको मान लो एना फेस, ठीक है। अब हमने डीएनए के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। जीवन फेज की जब अपन बात करते हैं तो यहां पे मान लो कि ये हमारे पास में एक थ्रेड ऑफ डीएनए, इस थ्रेड ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये क्या है, क्रोमेटिन। और मैंने आपको ये सिखाया था कि क्रोमेटिन में कितना डीएनए होता है, एक डीएनए। और ये एक ही डीएनए आगे जाकर के जब कंडेंस होगा तो ये क्या बनाएगा, एक क्रोमोसोम बनाएगा,
क्रोमेटिन से क्या बनता है? सुपर कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनता है। अब जब हम एस फेज में आते हैं तो एस फेज में देखो, एस फेज में हमने क्या बोला, डीएनए क्या हो जाता है? डबल। क्या हो जाता है? जैसे कि ये एक डीएनए से क्या हो जाता है? दो डीएनए। लेकिन जब अपन ये देखते हैं तो ये जो क्रोमेटिन होता है इसी के ऊपर ये डीएनए होता है। हमने ये पढ़ा था, ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जब एस फेज में जाता है तो जैसे ही एस फेज, यहां पे हम ये बात करते हैं, ये एस फेज में गया तो एक डीएनए यहां पे, एक क्रोमेटिन और एक डीएनए, जैसे कि अगर अपन बात करें, ये एक क्रोमेटिन और उस पे एक डीएनए। अब जैसे ही ये एस फेज से बाहर निकला या फिर एस फेज के अंदर एंटर हुआ, इस एक ही क्रोमेटिन के ऊपर अपने को दो डीएनए दिखता है और बहुत ज्यादा ऐसे कंडेंस दिख जाता है। ये एक डीएनए ऐसे दिख रहा होगा करीब करीब, ठीक है, और दूसरा डीएनए भी कुछ इसी तरीके से होगा। समझ पा रहे हो किस तरीके से होगा? तो यहां पे क्रोमेटिन कितने? एक। डीएनए कितना है? दो। ठीक है, तो इस जगह पे हुआ क्या कि यहां पे एक क्रोमेटिन के अंदर दो डीएनए मिलता है। अच्छा, क्रोमोसोम बताओ कितना होगा यहाँ पे? क्रोमोसोम तो एक ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्रोमेटिन एक है। तो ये यहां पे जाकर के कुछ इसी तरीके से हमारे को क्रोमोसोम मिलता है। लेकिन जब अपन एनसीईआरटी की समरी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की समरी के अंदर लिख रखा है एस फेज में क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन, लेकिन क्रोमोसोम का साइज इंक्रीज लिख रखा है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे एक बात लिख देता हूं कि किस तरीके से बात कर रहा होगा ये, कि जैसे कि हम जब एनसीईआरटी की बात करते हैं तो उसने क्या बोल रखा है कि ये जो एस फेज है, यानी मैं यहां पे आरटी समरी, ठीक है, समरी में क्या लिख रखा है कि जो एस फेज है उसमें क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब समझ गए? रेप्लीकेशन की ही बात कर रहा है। तो डीएनए का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। लेकिन एस फेज में क्रोमोसोम का क्या होता है? तो ये बोलता है क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन भी होता है, और क्रोमोसोम डबल नहीं होते, यहां पे उसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो ये एस फेज में डीएनए रेप्लीकेशन तो हुआ, इसी डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, साथ ही साथ हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम का भी डुप्लीकेशन हुआ। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? यहां पे साइज इंक्रीज हुआ। किस तरीके से? जैसे मान लो कि ये हमारे पास में ऐसा क्रोमोसोम था, अब ये क्रोमोसोम के साथ में इस तरीके से, तो ओवरऑल जब आप इसकी साइज की अगर अपन बात करोगे तो यहां पे साइज क्या मिलेगा आपको? इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, ये सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं एनसीईआरटी समरी को, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एस फेज में क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन भी होता है और क्रोमोसोम का भी क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। ओवरऑल क्या हो जाता है? यहाँ पे साइज बढ़ जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुआ? नंबर तो इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एस फेज के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस फेज की जब अपन बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, लेकिन डीएनए कंटेंट जो होता है वो क्या हो जाता है? डबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछ रखी है। अभी अपन एक इससे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से भी अपन बात करते हैं, ठीक है। चल, अब इसका एक एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं अपन। एग्जांपल में ये मान के चलते हैं, मान लो कि एक सेल है जो कि जीवन में है। तो जीवन में जो सेल है इसके अंदर क्या होगा? ये डिप्लॉइड सेल है, ठीक है ना, और डीएनए कंटेंट मान लो इधर 2C है, ठीक है। डीएनए कंटेंट कितना है? 2C। अब जैसे ही ये एस फेज पार करेगी, यानी जैसे ही ये एस फेज में जाएगी, तो आप मेरे को ये बताओ कि यहां पे क्या होगा? सेल का जो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा या कम होगा? कुछ नहीं होगा। तो क्रोमोसोम का नंबर की अगर अपन बात करें तो 2n ही रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा? डबल हो जाता है। तो कितना हो जाता है? 4C। ये चीज बात समझ में आ गई? 2C से कितना हो गया? 4C। क्या इतनी बात क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है कि 2C से 4C कहां पे होता है? 2C से 4C हो जाता है हमारे एस फेज के अंदर हो जाता है, ठीक है। चलो, अब G2 फेज की अपन बात करते हैं। G2 फेज में क्या रहता है? जो सेम एस फेज में था उसी की तरह रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे? सेम एस एस फेज, ठीक है,
सेम रहता है एस फेज से। अब कहानी आती है, कहानी में जो ट्विस्ट है वो है एनाफेज, हालांकि हम पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको यही बता देता हूं। एनाफेज में क्या होता है, ये जैसे क्रोमोसोम है, एनाफेज में हमारे को क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही एनाफेज आता है, ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। इनको बीच में सेंटर में कौन जोड़ के रखेगा, सेंट्रोमियर। तो कहा जाता है कि एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ क्या होता है, सेंट्रोमियर। और अपन जो शेप पढ़ी था ना, जो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक, ये शेप जो होती है ना क्रोमोसोम की, उसको स्टडी करने के लिए क्या होता है, एनाफेज सबसे बेस्ट एड। तो होगा क्या यहाँ पे, ये यहां से बीच से स्प्लिट होगा, ये वाला क्रोमोसोम ऊपर, ये वाला क्रोमोसोम नीचे। तो अब ये सेंट्रोमियर को जब ये ऐसे खींचेगा तो इसकी शेप में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। जब अपन ये बात करते हैं कि जब शेप में जब ये टूटता है, तो पहले क्या था, जैसे अपन ने क्रोमेटिड पढ़ते हैं, देखो एक क्रोमोसोम जो होता है, पहले ये एक ही क्रोमेटिड था, बाद में कितने हो गए, दो क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड हमारे को मिलते हैं मेटाफेज स्टेट के अंदर, ठीक है, दो क्रोमेटिड। अब जब ये टूट जाते हैं, तो ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड एनाफेज के अंदर इक्वल्स टू हो जाता है क्रोमोसोम के। तो जब यहां पे पहले एक ही क्रोमोसोम था, टूटने के बाद में कितने हो गए, दो। तो यहां पे क्या हो जाता है, एनाफेज की अगर अपन बात करते हैं, सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने की वजह से हुआ क्या, जैसे ही ये स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिट होने के बाद में क्या होता है कि इसके क्रोमोसोम का नंबर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, डबल, ठीक है। तो यहां हो जाता है नंबर डबल, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्रोमोसोम का नंबर डबल कहां पे हुआ, एनाफेज में, ठीक है। ये जो चीजें होती है, ये कुछ अपनी बातें, इसको उतार लो। चलें आगे। अब एक नीट में एक क्वेश्चन पूछ रखा है, उस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो इसके अंदर, क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूं, लिखो इसके अंदर, लिखेंगे, लिखो, ए सोमेटिक सेल दैट, ए सोमेटिक सेल दैट दैट जस्ट कंप्लीटेड, जस्ट कंप्लीट, कंप्लीटेड की जगह जस्ट कंप्लीट द एस फेज, एस फेज ऑफ इट्स, ऑफ इट्स सेल साइकिल, ऑफ इट्स सेल साइकिल, ठीक है, एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ, एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, ठीक है। अब देखो सवाल यहां पे उल्टा पूछ रखा है। उल्टा ऐसा है कि आपको ये बोला है कि जो आपके सोमेटिक सेल है उसने डिवीजन कंप्लीट किया, लेकिन आपको कंपेयर करना है गैमेट और एस फेस को, सोमेटिक सेल का एस फेस और उसके गैमेट को कंपेयर करना है। ऑप्शन लिखो इसके अंदर, पहला ऑप्शन लिखो, इसमें लिखो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट, सीधा लिख लो, क्रोमोसोम नंबर सेम बट डबल द डीएनए कंटेंट, बट डबल द डीएनए कंटेंट। दूसरा लिखो इसके अंदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लिखो इसके अंदर, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एंड फोर टाइम्स, फोर टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, फोर टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। थर्ड ऑप्शन लिखो इसमें, फोर टाइम, फोर टाइम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फोर टाइम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एंड
4 टाइम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट लिखो, इसमें फोर्थ ऑप्शन लिखो, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एंड ट्वाइस द एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि आपको ये बोल रखा है जो गैमेट ऑफ ह्यूमन है उसको कंपेयर करना है आपको एस फेस से। ठीक है, अब इसको सिंपल तरीके से देखो, गैमेट हमारे पास में क्या होता है, हैप्लॉइड। अगर अपन अपने हैप्लॉइड गैमेट की अगर अपन ये बात करें तो हमारे पास में क्रोमोसोम कितने होंगे हैप्लॉइड के अंदर, 23। और डीएनए कंटेंट की अगर अपन बात करें तो वो कितना हो जाएगा इसके अंदर, सी, यानी हाफ हो जाता है डीएनए कंटेंट, हम ये बात करते हैं। ठीक है ना, हाफ हो गया। शुरुआत के अंदर कितना था, जब सेल एंटर करी थी जब कितना था, 2C था। फिर बाद में एस फेज में कितना था, 4C। 4C के बाद में जब डिवीजन हुआ तो कितनी सेल बनी, 4। 4 सेल के अंदर कितना हो गया, CCC, तो 4 हैप्लॉइड गैमेट बन गए। तो एस फेज को जब आप कंपेयर करोगे तो यहां पे एस फेज के अंदर प्लॉइडी कितनी रही होगी, 2n, तो ये कितना था, 46। लेकिन इसको जब आप देखोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स, समझ गए। ये सेल सबसे पहले अपने डीएनए, ये हैप्लॉइड सेल है। अब ये हैप्लॉइड सेल को आपको डिप्लॉइड से कंपेयर करना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा डीएनए कंटेंट, 4C हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेट बैठता है कि यहां पे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर डबल और डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो कौन सा है इसमें, सेकंड, इसको टिक लगा लो आप। ठीक है ना, ये इसमें ये नीट का क्वेश्चन है आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ऐसे ब्रीफली आप इसमें लिख भी लो कॉपी के अंदर अपने। वापस बताते हैं, देखो हमने क्या बोला, हम कंपेयर क्या करना है। जैसे आपको क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, सोमेटिक सेल बोल रखा है। तो सोमेटिक सेल को आपने कंपेयर करना है, मतलब उसने क्या करा, जस्ट कंप्लीट किया है अपना एस फेस, और इसको आपको कंपेयर करना है किससे, गैमेट से। तो गैमेट हमारे पास में कौन से होते हैं, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड गैमेट होते हैं जिसमें रिडक्शन होता है। लेकिन अगर अपन ये बात करते हैं हैप्लॉइड गैमेट को बनाने के लिए कौन सी सेल चाहिए, जर्मिनल सेल। या फिर अपन बोल सकते हैं कि अगर आपको सोमेटिक सेल से कंपेयर करना है तो हैप्लॉइड गैमेट के अंदर प्लॉइडी कितनी होगी, n हैप्लॉइड, और डीएनए कंटेंट कितना होता है, C, यानी हमारे पास में डीएनए कंटेंट भी कितना हो जाता है, C। लेकिन जब अपन इसको एस फेज में कंपेयर करते हैं तो कोई भी सेल जो एस फेज में आ रही है तो सबसे पहले वो खुद क्या होगी, आपके डिप्लॉइड होगी। डिप्लॉइड सेल जब एस फेज में जाती है तो उसका डीएनए कंटेंट अगर 2C है तो कितना हो जाएगा, 4C। तो इसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि जैसे सोमेटिक सेल है तो वो क्या होती है, ये सोमेटिक सेल डिप्लॉइड, सबसे पहले ये जीवन में जाएगी, जीवन से ये एस में जाएगी। तो जीवन से एस में जाएगी तो यहां पे ये सेल होगी, इसके अंदर डीएनए डिप्लॉइड ही होगा, मतलब डिप्लॉइड। लेकिन कंटेंट कितना हो जाएगा, यहां अगर 2C है तो यहां कितना हो जाएगा, 4C। ठीक है, अब ये 4C कंटेंट, अब जब जर्मिनल सेल की अपन बात करते हैं तो जर्मिनल सेल खुद कितनी होती, 2n और 2C। अब ये आगे जाएगी एस फेज के बाद में कितना हो जाएगा, 2n और 4C। लेकिन इसमें क्या होगा, अपन ने बात करी थी कि गैमेट बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, मियोसिस। और मियोसिस के दौरान मियोसिस फर्स्ट होता है, ठीक है, और मियोसिस सेकंड होता है। और अल्टीमेटली हमारे को क्या मिलती है, ऐसी 4 सेल मिलती है। और हर सेल में क्या होगा, n और C, n और C। लेकिन यहां पे क्या होगा, हर सेल के अंदर 2n और 2C होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये चीज होता है। तो डीएनए, हम माइटोसिस के अंदर क्या करते हैं, डीएनए कंटेंट को आधा करते हैं। लेकिन मियोसिस में अपन क्या करते हैं कि जो अपने डीएनए कंटेंट के साथ साथ में अपन क्रोमोसोम नंबर को भी क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, अब इसमें एक लास्ट फेज आता है इसके अंदर, G0। ठीक है ना, तो हेडिंग लगाओ G0 फेज, G0 फेज, या फिर जिसको अपन क्वेश्चन फेज भी अपन बोलते हैं। क्वेश्चन
स्टेज में बोलते हैं। अब G0 ये क्वेश्चन स्टेज या फिर क्वेश्चन स्टेज है क्या चीज, ठीक है। इसको ऐसे समझो, मान लो कि ये हमारे पास में एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल की जब अपन बात करते हैं तो इसमें ये हमारे पास में G1, ये हमारे पास में S, ये हमारे पास में G2 और ये हो गई हमारे पास में M फेस। अब होता ये है कि मान लो कि यहाँ पे एक सेल थी जिसने सेल साइकिल में एंटर करा, तो यहाँ पे इसने क्या करी होगी, ग्रोथ। यहाँ पे भी क्या करी होगी, और ग्रोथ। और यहाँ पे भी क्या करी होगी, और ग्रोथ। जैसे ही ये M में गई, लास्ट में जाकर के इसमें क्या बन गई, 2 सेल, ठीक है, 2 सेल बन गई, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि सेल साइकिल से कोई सेल जो होती है यहां से क्या कर लेती है, एग्जिट ले लेती है, ठीक है ना। एग्जिट कहां से लेती है, जीवन में एंटर होने से जस्ट पहले, ठीक है ना। तो जो अपने पास में ये G0 फेज जो होता है, ये एक तरीके से अपन इसको क्या बोलते हैं, यहां पे कोई डिवीजन नहीं होता, नो डिवीजन एट ऑल, कोई डिवीजन नहीं होता। दूसरी चीज अपन ये बात करते हैं कि यहां पे सेल ने क्या करा, एग्जिट ले लिया, तो हम क्या बोलते हैं, एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। लेकिन सवाल ये आता है सेल साइकिल के कौन से फेज से, तो ये ध्यान रखना, G1 फेज से। जो सेल साइकिल के अंदर G1 फेज जो था वहां से इसने क्या कर लिया, एग्जिट ले लिया। लेकिन यहां पे जो सेल है अपना काम तो कर ही रही होगी, मर थोड़ी ना गई है, मेटाबॉलिक लिए क्या होगा, एक्टिव। तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। साथ ही साथ में अगर अपन ये बात करें, ऐसी कौन सी सेल है कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन डिवाइड नहीं कर रही है। जैसे एग्जांपल की अगर अपन बात करें, अपने हार्ट की सेल होगी, नर्व की सेल होगी, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन डिवाइड नहीं करती, G0 स्टेज के अंदर है, ठीक है ना। तो हार्ट की सेल जो होगी, ये चीज है कि हार्ट का जब साइज अटेन हो गया, मतलब एक प्रॉपर साइज आ गया, उसके बाद में डिवाइड नहीं कर। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब जरूरत पड़ जाए, एज पर द रिक्वायरमेंट, ये सेल क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। तो हम ये बोलते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ये एज पर द रिक्वायरमेंट ये क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, ठीक है ना। तो मैं ये लिख देता हूं, डिवाइड एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये आता है, ठीक है। हम कभी कभार ये भी बोल सकते हैं कि ये सेल साइकिल से सस्पेंड हो चुकी है। सस्पेंड का मतलब क्या हो सकता है, सस्पेंड का मतलब ये होता है कि वो नौकरी तो कर रहा है पर वो है नहीं उस डिपार्टमेंट के अंदर। क्या होता है ना, जैसे मान लो कि अपने कोई डिपार्टमेंट में उसको सस्पेंड कर दिया, तो नौकरी के अंदर तो है वो, लेकिन वो नौकरी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अपना काम कर रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अपना काम कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। तो हम ये बात कर सकते हैं सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल, ठीक है भाई। सेल साइकिल से क्या हो जाता है, ये सस्पेंड हो जाती है। सेल साइकिल में भी किससे, G1 फेज से क्या हो गई अपने। तो जहां पे भी मैं ये सस्पेंडेड ये बोल रहा हूं, ये G1 फेज की बात है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब ये रिक्वायरमेंट पढ़ने पर क्या चीज है, देखो एक इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। एक परमानेंट सेल है, ठीक है। अब इस परमानेंट सेल को रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है, रिक्वायरमेंट हुई। इसने क्या कर दिया, जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट हुई, तो रिक्वायरमेंट होते इसने क्या कर दिया, डिवीजन करना स्टार्ट करा। और परमानेंट सेल किस में कन्वर्ट हो गई, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर। और ये जो है G1 के अंदर वापस से आ गई। ये कहां पे थी, G0 में थी, और ये किस में चली गई, G1 के अंदर चली गई। वैसे ही अपनी अगर अपन बात करें स्किन की सेल, स्किन की सेल एक बार स्किन बन गई, अब डिवाइड थोड़ी, जैसे ही मान लो चोट लगी, G0 में थी, जरूरत पड़ने पर क्या हो गई, वो G1 में। तो स्किन की सेल मान लो ये G0 में थी, लेकिन रिक्वायरमेंट हुई, और रिक्वायरमेंट होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो गई, ये डिवाइड करने लगी, ठीक। तो एक बार नीट ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि सेल इन G0, कि ऐसी कौन सी सेल, मतलब जो सेल G0 में है उसके लिए क्या क्या चीज बोलोगे। पहला ऑप्शन दिया था उसने एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। दूसरा ऑप्शन दिया उसने एंटर द सेल साइकिल। तीसरा ऑप्शन दिया सस्पेंड फ्रॉम द सेल साइकिल। और फोर्थ ऑप्शन दिया टर्मिनेट फ्रॉम द सेल साइकिल, ठीक है ना। उसने पूछा कि सेल इन G0 फेज,
जो सेल है जी जीरो फेज में, पहला ऑप्शन दिया उसने एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, दूसरा दिया एंटर फ्रॉम सेल साइकिल, एंटर इन सेल साइकिल, तीसरा दिया सस्पेंड फ्रॉम सेल साइकिल, और तीसरा फोर्थ दिया टर्मिनेट फ्रॉम सेल साइकिल। ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा इसका, एग्जिट और सस्पेंड दोनों सही है, लेकिन एनसीईआरटी में आपके एग्जिट लिख रखा है, तो आंसर क्या जाना चाहिए, एग्जिट, लेकिन एनटीए ने क्या आंसर दिया आपका, सस्पेंडेड। ठीक है ना। तो मैं उसका उस समय का बता रहा हूं कि क्या चीज है, एनसीईआरटी ने एग्जिट दे रखा है तो अपने को एग्जिट ही टिक लगाना है। अगर मान लो कोई क्लेम भी करता है तो क्या बोलेगा कि एनसीईआरटी में आपने एग्जिट दे रखा है, वो चीज है। तो ये चाहे तो ये सवाल भी लिख सकते हो, लिख लो इसको, लिख लो इसमें, लिखो सेल इन जी जीरो फेस, सेल इन जी जीरो फेस, सेल इन जी जीरो फेस। इसमें लिखो, पहला ऑप्शन लिख लो एग्जिट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, दूसरा लिखो एंटर्स द सेल साइकिल, एंटर्स द सेल साइकिल, तीसरा ऑप्शन लिखो सस्पेंड द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, और फोर्थ ऑप्शन लिखो टर्मिनेट द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल। तो आंसर क्या गया इसका, सी लगा लो इसको और ब्रैकेट में लिख लो एज पर एनटी। ठीक है ना, सस्पेंड। हालांकि आंसर एग्जिट भी सही है इसका और सस्पेंडेड दोनों सही है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से एग्जिट होना चाहिए था, लेकिन एनटीए ने सस्पेंड दिया। ठीक है ना। हाँ, अपने को अगर अगली बार आए तो उसमें जो एनसीईआरटी में लिख रखा है उसी हिसाब से। तो ये अपन ने आज इंटरफेस कंप्लीट किया। कल अपन इसके अंदर बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे एम फेज की, जिसमें एम फेज में मैं आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर ये चीज बताऊंगा। ठीक है भाई, चले आगे, चलो बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।